सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने आरपीएफ के टॉप क्वेश्चन। आरपीएफ कांस्टेबल के जो बच्चे तैयार कर रहे हैं वो मेरे साथ में जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन मैं नहीं कटना दूंगा, आपको ध्यान रख लेना। मात्र कहीं कटे, अगर आपको कोई भी शिफ्ट का एग्जाम दोगे वहाँ कम से कम आपको 2 या 3 क्वेश्चन उससे बाहर आ सकते हैं मेरे पढ़ाई होने से। बाकी पूरा पेपर जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? ये आपको ध्यान रखना है। एसएसजीडी में जो पढ़ाया वही आया था, यूपी पुलिस में पहली बार जो पढ़ाया वही आया, बिहार पुलिस में पहले जो पढ़ाया था वही आया था, और आरपीएफ में वही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी क्या कहोगे? सुरकोटला। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट, यहाँ से ए ही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी कालीबंगा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मांडा से भी कोई नहीं है, और बनावली से भी कोई लेना देना नहीं होता है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? आपको ये बतानी है ये खोज कौन सी चीज से हुई थी। आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? अब ऑप्शन की ओर जाते हैं मेरे बच्चे, तो सभी कहेंगे हड़प्पा, चुनुद्रो, लोथल, कालीबंगा। तो मेरे स्टूडेंट यहाँ से जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी दे रहा है लोथल, वो बिल्कुल सही है, जो कि वर्तमान का है गुजरात के अंदर। ये भी आपका क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है? यानी कौन से वर्गों में फैला है हड़प्पा कालीन समाज? अब आप सभी का उत्तर क्या है? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आखिरकार मेरे बच्चों यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो यहाँ से क्या ऑप्शन ए होगा, क्या बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो मेरे स्टूडेंट कहोगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो जो बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होंगे। यहाँ से अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? कोई भी आदेश जारी करता है राष्ट्रपति, उनको जो शक्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? तो आप क्या कहोगे मेरे भाई सभी? जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर आप कहोगे भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो स्वतंत्रता अधिनियम से कोई लेना देना नहीं है मेरे स्टूडेंट। आप कहोगे भारत सरकार अधिनियम 1935 का तहत, क्योंकि यहाँ से कम 200 अनुच्छेद लिए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, यहाँ पर मेरे को याद आया कौन से अनुच्छेद के तहत पूछेगा, तो आप कहोगे अनुच्छेद 123 के तहत ये है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 अनुच्छेद 123 के तहत। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है? ये आपको बताना है। कौन से केंद्र में अधिनियम के तहत आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी कह सकते हो जैसे कि यहाँ से जो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट, हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। जो बच्चा सी दे रहा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? उस समय सदस्य नहीं था और बाद में जाकर वो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बना था। अब यहां से मैं आपको ज्यादा क्या बताऊं। तो मेरे स्टूडेंट यहां से जैसे ही मैंने उपराष्ट्रपति कहा होगा और आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी यहां से बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा संसद की स्थायी सदन है? स्थायी सदन का मतलब होता है मेरे मित्र जो कभी भंग नहीं होती है। स्थायी सदन का मतलब होता है जो कभी भंग नहीं होती है। 1/2/3 सदस्य, यानी हर 2 साल में सदस्य चेंज होता है। एक सदस्य के जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो होता है 6 वर्ष का। 1/3 सदस्य क्या है? 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में चेंज होते हैं इसके अंदर। इसे कहते हैं हम राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। चलो या क्या हो गया, हाँ चलो आगे बढ़ जाओ जल्दी से। अब देखो क्या कह रहा है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में
मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। क्योंकि संविधान से आपसे कम 2 या 3 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, तो क्यों ना आज मैंने सर्वाधिक क्वेश्चन यही लाकर इस क्लास को आपको इतना कंटेस्ट करवा दूं कि यहाँ से मेरे बच्चों चाहे 1 क्वेश्चन पूछे या 4 पूछे, हमारा गलत नहीं होना चाहिए। दुनियादारी से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस हमारा वही लक्ष्य रहना चाहिए। तो यहाँ से 44वां संविधान ऑप्शन नंबर 44 होगा। 44वां संविधान संशोधन कर्तव्यों को मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। कौन से? संशोधन अधिनियम 44वां के तहत। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, संविधान में किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अब यहाँ से मेरे स्टूडेंट उत्तर देंगे अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 50। कौन से अनुच्छेद के तहत आपसे पूछ रहा है? अब आप सभी बच्चे यहाँ से अपना उत्तर दे सकते हैं। उत्तर ऐसा देना कि लग जाए कि आप तैयारी कर रहे हो, और तैयारी ऐसी करनी कि लग जाए सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन ऐसा लेना है कि लोगों को लगे कि इस बच्चे का सिलेक्शन, हमें तो लग रहा था कि इसका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। अनुच्छेद 50 ऑप्शन नंबर डी मेरे बच्चों यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? अच्छा हाँ, अब यहाँ से बजट का जो घाटा होता है उसके लिए पूछ रहा है कि इसमें अंतर या बराबर होता है, वो किसके बराबर होगा? जैसे सार्वजनिक ऋण के होगा, राजस्व घाटा के होगा, प्राथमिक घाटा के होगा, मूल्य हानि से होगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे? यहाँ सार्वजनिक ऋण ऑप्शन नंबर यहाँ से जो बच्चा ए दे रहा है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो, किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं कितना अंतर होता है? ये बताना है आपको कि किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतर होता है, यानी कितने समय का, कितने घंटों का, कितने दिन का आखिरकार वहां पर अंतर हो सकता है। तो दिन तो आप वैसे ही काट दोगे क्योंकि चारों ऑप्शनों में कहीं दिन नहीं है, तो यानी वो तो हम यही काट देंगे। फिर हमारा क्या बनेगा मेरे बच्चों? हमारा जो बनेगा वो बनेगा कि यहाँ से 12 घंटा और 26 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ, जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन के अनुसार, अब जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए। कितने हुए? 24 तीर्थकार हुए हैं जैन धर्म के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से ये भी पूछ सकता है कि कितने तीर्थकार हुए, तो 24 हुए हैं, जिसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं, बाकी इतने कोई खास नहीं होते हैं। जैसे प्रथम ऋषभदेव जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। पार्श्वनाथ कौन से है? 23वें। और महावीर हो जाएंगे 24वें, यानी अंतिम तीर्थकार। महावीर को आप लिख दो अंतिम। अंतिम तीर्थकार कौन है? महावीर स्वामी। आगे बढ़ जाओ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, यानी गुरु गोविंद सिंह जी है, उनका जन्म कहां पर हुआ था? ये गुरु गोविंद सिंह जी है, इनका जन्म कहां हुआ था है? तो आप कहोगे पटना साहिब। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट यहां से जो बच्चा डी देगा वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहां से हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, इनमें से कौन सा संविधान सभा की, देखो बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है और टॉप क्वेश्चन है, ड्रॉ फिटिंग कमेटी का अध्यक्ष था, यानी कौन था अध्यक्ष, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर संविधान से हमें पूछ रहा है क्वेश्चन तो हम यहाँ से क्या कहेंगे मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट? जैसे यहाँ से कह सकते हो बी शिवा राव या बी आर अम्बेडकर है, सच्चिदानंद सिन्हा है, बी एन राव है, तो हम सभी कहेंगे बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ये आपको ध्यान रखना है। देखो एक अंग्रेज अधिकारी अजमेर आके मिला था शाहजहां से, वो अलग चीज है, तो सॉरी जहांगीर से मिला था, वो अलग चीज है, पर हमें ये पूछ रहा है किसके काल में हुई थी, तो हम यहाँ से कहेंगे यहाँ से अकबर के काल में हुई थी। अब आप कहोगे क्योंकि 1605 तक अकबर का काल था मेरे स्टूडेंट, 1605 तक अकबर का काल था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 के अंदर हुई थी। तो किसके काल में हुई? अकबर के काल में हुई कि नहीं हुई, ये बताओ आप। बिल्कुल आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित की गई है?
भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकालीन घोषित की गई है, ये आपको बताना है। जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो वित्तीय आपातकालीन कहा है आपसे, आपातकाल लगाना है, वित्तीय आपातकाल का है, आपातकालीन इसके बारे में कह रहे हैं मेरे स्टूडेंट, तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी अभी तक नहीं किया है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। डीएनए की संरचना है, डीएनए की संरचना है वो कौन सी है, ये आपको बतानी है। क्या कोई बच्चा बता सकता है यहां से? दोहरी कुंडली। दोहरी कुंडली का मतलब होगा मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। यहां से आप सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही रहेगा। आगे बढ़ाओ। पीर पंजाल रेंज इसमें किसका हिस्सा था, ये बताना है। रेंज है पीर पंजाल, ये आपको ध्यान रखना है। रेंज इनमें से किसका हिस्सा था? तो किसका हिस्सा था? क्या निम्न हिमालय का था, हिमाद्री का था, शिवालिक का था, पूर्वांचल का था? तो यहां से आप कहोगे शिवालिक। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट यहां से सी बच्चे दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? इनमें से शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी नहीं है? अब यहां से तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये शास्त्रीय नृत्य शैली के अंतर्गत ये चीज नहीं आती है। अब मेरे को तो यहां से देखते ही पता चल चुका है, जैसे भारतनाट्यम है, कथकली है, ओडिसी है, गरबा है, तो ये तीनों ही शास्त्रीय के अंतर्गत आते हैं मेरे मित्र, तीनों। पर आपको पता है गरबा है गुजरात का है, गुजरात का एक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपसे पूछा है, तो मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए परमाणु ऊर्जा। जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए उत्तर देगा मैं मान जाऊंगा कि वो तैयारी कर रहा है और बेहतर तैयारी चल रही है, कि मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं है। मिले ना मिले ये तो मेरे मुकद्दर की बात है, कोशिश ना करूँ ये तो गलत बात है। आगे बढ़ो। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में धन का निष्कासन सबसे अधिक किस रूप में किया गया था? ये आपको बताना। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में आई, ये भी बताया, इसकी स्थापना भी कब हुई, ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। मेरे बच्चों में कह रहा हूँ जो पढ़ाएगा वही आएगा, जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब क्या कहोगे आप? वस्तुओं के रूप में। तो वस्तुओं के रूप में यहाँ से जो चीज़ें ले जाई जाती थी, आपको पता है सस्ते भाव पर लेके जाती थी, और वहाँ से उनको तैयार करके कच्चा माल यहाँ से ज़्यादा सस्ते भाव में, और वहाँ से लाके ज़्यादा महंगा यहाँ पर लाके ये बेचते थे। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान है? अब आपको बताना है इनमें से अवसादी चट्टान कौन सी है। जैसे ग्रेनाइट है, संगमरमर है, बलुआ पत्थर है, बेस्ताल है। आखिरकार आपसे पूछा है अवसादी चट्टान। मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें यहाँ से अपना उत्तर देंगे। तो बलुआ पत्थर, यानी जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहा है ना, वो हमेशा बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ो। किस में पुष्प एक लिंगी होती है? किस में एक पुष्प क्या होता है? लिंगी होती है। ये आपको बताना है, आपका उत्तर क्या रहेगा। जैसे मटर, खीरा, टमाटर, प्याज। आखिरकार हमारा उत्तर क्या होगा? कोई बच्चा बता पा रहा है यहाँ से कि आपका उत्तर क्या है? तो बता पा रहा है? तो खीरा, खीरा यानी ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, बी एकदम सही है। आगे बढ़ जाओ। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियन कहाँ स्थित है? संसार की सबसे ताजे पानी की झील है। ताजा यानी सब समझिए, ताजी चीज क्या होती है? बेहतर, हमारे स्वास्थ्य अच्छी चीज होती है। ताजी यानी ठीक है, जो तुरंत मिले। अब इसने कहा है, मेरी बात सुनेंगे आप सभी, कि बच्चे कहां पर स्थित है? तो मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे सर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां से अगर मैं ऑप्शन नंबर डी पे चला जाऊं तो कोई डाउट है आपको? नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका में ये स्थित होती है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन का उत्तर देंगे आप सभी। क्या है? सवाना चारागाह कहां पाए जाते हैं? सवाना जो चारागाह है वो कहां पर पाए जाते हैं?
ऑप्शन देंगे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पूर्वी एशिया और दक्षिण अमेरिका। अब मेरे सारे बच्चे यहाँ से अपना उत्तर देंगे कि आखिरकार आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या आया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अफ्रीका यहाँ से पेन कॉपी लेकर लगा दिया है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से अफ्रीका यानी ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट बी बिल्कुल सही है। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। रोजाना 15 मिनट मेरे को दे देना आप जीके के लिए, सिलेक्शन आपकी कदम चुकेगा, जीके में एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।